हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता ही है कि इसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पूछे गए उन सभी को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारता इज टाइटल्ड एज। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो जो महाभारत का फारसी में ट्रांसलेशन हुआ था उसको हम रज़्मनामा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो अकबर के टाइम पीरियड में कुछ कुछ ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेशन किया गया था, जैसे जो पंचतंत्र है जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ है, और इसका जब पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया था अकबर के टाइम पीरियड में फैज़ी ने किया था। ओके, तो पंचतंत्र वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज बाय फैज़ी इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अकबर। अब देखिए, जो गीता है हमारे हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ गीता एंड उपनिषद्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज बाय दारा शिकोह। नाउ वी विल नो दारा शिकोह कौन थे। तो ये शाहजहां के सॉन थे, बेटे थे एंड ब्रदर ऑफ औरंगजेब। इनका औरंगजेब से युद्ध भी होता है। दारा शिकोह ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप के नेचर के व्यक्ति थे, तो इन्होंने गीता एंड उपनिषद को ट्रांसलेशन इनका किया था पर्शियन लैंग्वेज में। अब देखिए, जो महाभारत है यही रज़्मनामा के नाम से जानते हैं। तो अकबर के टाइम पीरियड में यही फैज़ी जिन्होंने पंचतंत्र का भी किया था, एंड जो बदायूनी है अब्दुल कादिर बदायूनी, तो इन दोनों ने ट्रांसलेशन किया था पर्शियन लैंग्वेज में और रज़्मनामा नाम दिया था, जो कि हमारा महाभारता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टेट लिस्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि स्टेट लिस्ट में है? आपको पता है कि 7वीं अनुसूची जो हमारा 7th नंबर का स्केड्यूल है उसमें कुछ कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट मेंशन की गई हैं। तो देखिए, जो हमारा रेलवे पुलिस है ना, ये हमारा स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, बाकी देखिए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे जो 7th स्केड्यूल है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सभी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आती हैं। और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसे हमने ऑस्ट्रेलिया से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। अब देखिए, जो यूनियन लिस्ट है अभी करंट टाइम में तो 100 सब्जेक्ट्स हैं, कि 100 सब्जेक्ट्स ऐसे दिए गए हैं यूनियन मतलब कि संघ को, कि आप इस पर कानून बना सकते हैं, यू कैन मेक अ लॉ ऑन इट। तो ये 100 टोटल सब्जेक्ट्स हैं, बट इनिशियली या ओरिजिनली कहें तो टोटल 97 थे। ओके, अब देखिए, जो स्टेट लिस्ट है अभी तो 61 है, बट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं 42nd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू ये 61 है, बट इनिशियली ये था 66। ओके, नाउ देखिए, जो कॉन्करेंट लिस्ट है यानी कि समवर्ती सूची, इसमें अभी 52 है, बट पहले जो इसकी संख्या हुआ करती थी 47 हुआ करती थी। तो ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। 97 से 100, उसके 66 था तो 61 हो गया, 47 था तो 52 हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ के थ्रू इसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि इसको मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है। जैसे देखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लेते हैं कि यूनियन लिस्ट में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे देखिए, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, एयर फोर्स, मिलिट्री, इंडियन नेवल आर्मीज़ वगैरह, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, और सीबीआई जो होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस। सिटीजनशिप, अगर पूछे आपको कि सिटीजनशिप के ऊपर कौन कानून बना सकता है, वो कैन मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप, तो ये यूनियन मतलब कि ये यूनियन लिस्ट में आती है, तो संघ सरकार इस पर बनाएगी। अब देखिए, जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, अभी कंडक्ट भी करवाई जा रही है, मतलब कैलकुलेशन चल रही है, तो ये चीज़ भी यूनियन लिस्ट में आती है, मतलब संघ इस पर कानून बनाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी इसमें आता है। अब देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है कुछ कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, और आपका आ जाएगा जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, या फिर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज है, सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ स्टेट लिस्ट है, उसके कुछ दिए गए हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, देखिए जो कृषि वाले हैं, जो कृषि और जो सिंचाई होती है, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज सिस्टम है वो भी इसमें आता है, टोल्स एंड ये सारी चीज़ें। तो आपको एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है पीडीएफ में। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो इन तीनों से बच जाते हैं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ इसको कहते हैं,
रेसिड्यूअल पावर, तो ये होता है 248 आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखिए जो उस टाइम पे लॉ मेकिंग की गई थी, मतलब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम या साइबर से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रेसिड्यूअल पावर में आ जाती हैं। ओके, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों में से किसी में भी इंक्लूजन इनका नहीं होता है। तो रेसिडुअल पावर्स ऑफ द 7th शेड्यूल, द सब्जेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट्स। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट एंड कॉन्करेंट, इनमें से किसी में भी नहीं होता है। तो ये 248 आर्टिकल में है और इसमें सब्जेक्ट्स हैं, देखिए साइबर लॉज, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद में ये सारी चीज़ें आई, तब उसके बाद में इसको डिस्कस किया गया। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज ट्रीटेड एज। तो देखिए जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमारे भारत में किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, ये पृथ्वी है या सपोज ये ग्लोब है। ओके, ये है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के ये चीज़ ऐसे ऐसे ये लंबी लंबी जो लाइंस हैं इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और जो इस तरीके की लाइंस होती हैं उसको लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश। जो ऐसे लंबी खड़ी खड़ी हैं इसी को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। और जो इस तरीके से ऐसे इक्वेटर लाइक होती हैं तो उसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे 82 डिग्री एंड हाफ, तो ये जानते हैं हम इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन से। ओके, और ये देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है उसी को कहते हैं 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। और ये कहाँ पे से होकर गुजरता है? पासेस थ्रू प्रयागराज, नैनी, मिर्ज़ापुर। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में यही लाइन है, ये आप देख पा रहे होंगे दिस लाइन। तो यहाँ पे है ये उत्तर प्रदेश और यहाँ पे है प्रयागराज, नैनी, मिर्ज़ापुर। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हैविंग द लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री एंड 30 मिनट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कहाँ से पास आउट होता है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या नाम है इसका? स्टैंडर्ड मेरिडियन। नाउ नेक्स्ट, द लाफर कर्व इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। लाफर वक्र देखिए जो टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू होता है उससे रिलेटेड ये रिलेशनशिप शो करता है। और देखिए कुछ और कर्व्स हैं जैसे फिलिप्स कर्व और कुजनेट्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व में होता है रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू, जो बेरोजगारी होती है और रेवेन्यू कितना हो रहा है उसके बीच में फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप शो करता है। कुजनेट्स कर्व ये रिलेशनशिप शो करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। लाफर कर्व टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। तो देखिए ये अमेंडमेंट आया हुआ था 61 नंबर, 61वें नंबर का अमेंडमेंट एक्ट इन 1989। इसने क्या कर दिया था? इट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। अब मतलब हम 18 साल की उम्र में जो वोटिंग कर पा रहे हैं ना, तो ये 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था इन 1989, तभी हम लोग इसको कर पा रहे, अदरवाइज 21 एज हुआ करती थी। ओके, तो ये 326 नंबर का जो आर्टिकल था उसको अमेंड किया गया था बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए कुछ और है जैसे 55th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट और 58 नंबर का, दोनों ही 1987 में आया था। अब देखिए ये क्या था? जो 55 नंबर का संविधान संशोधन था इसने क्या किया कि एक स्टेटहुड दिया अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल हमारा उधर साइड में है। अरुणाचल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उधर से ही सूर्य की किरणें सबसे पहले भारत में एंटर करती है। अरुण आंचल मतलब सूर्य, तो अरुण इसकी पर्यायवाची हो गई, सिनोनिम्स। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। तो इसको इनेक्ट किया गया था 1987 अरुणाचल प्रदेश में, तभी ये 55th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था। 58th नंबर का देखिए अमेंडमेंट एक्ट, ये 394A इसने ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया था। 66th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये 9th जो शेड्यूल है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको इसने इनेक्ट किया था, तो ये 1990 में आया हुआ था। थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। तो थाईपुसम त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो तमिल कम्युनिटी इसको स्टार्ट करती है, मतलब मनाती है, सेलिब्रेट करती है। और अप्रिशिएशन होता है लॉर्ड मुरुगन का, क्योंकि उनको बिलीव किया जाता है कि वो लॉर्ड शिवा के बेटे हैं। ही इज़ बिलीव टू बी द सन ऑफ लॉर्ड शिवा, तो लॉर्ड मुरुगन का इसमें पूजा किया जाता है। देखिए जल्लीकट्टू भी है, ये बुल टेमिंग फेस्टिवल है। जैसे स्पेन में आपने सांड युद्ध देखा है जैसे बुल का ना, तो उसी तरीके से जल्लीकट्टू सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो बुल होते हैं मतलब सांड होते हैं, उनको पालतू बनाने के, मतलब उनको अपनी कंट्रोल में लाने के लिए ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है तमिलनाडु में।
द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द इजिप्टियन आर्मी नेम्ड, तो भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, ये पहला संस्करण कौन सा था इसका, तो ये साइक्लोन फर्स्ट था। ओके, ये जब हमारा रिपब्लिक डे था ना, उसी टाइम पे मिस्र के साइड से हमारे जो चीफ गेस्ट आए थे, आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, तो उसी टाइम पे क्या हुआ था, एक्सरसाइज साइक्लोन हुआ था इजिप्टियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में। कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर में, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तो 14 जनवरी 2023 में इसको कंडक्ट करवाया गया था। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन गिवन इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए 29 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे 11वीं अनुसूची में जारी की गई है। देखिए जो 73rd नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, द एक्ट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आपको पता है कि जो पंचायती राज सिस्टम है, इसको बलवंत राय मेहता समिति और इन लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप 3 टियर सिस्टम लेके आइए। तो उसके बाद इसको अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, मतलब जो 73 नंबर का था 1992 में, इसको स्टेटस प्रोवाइड किया गया कि ठीक है, अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अब ये इसको अनुच्छेद प्रदान किया गया कि अब हमारे जो कंट्री है इसमें 3 टियर सिस्टम पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल अब वैधानिक रूप से लागू हो जाएगी। और इस एक्ट ने ऐड किया था एक न्यू पार्ट और एक न्यू नहीं, मतलब जो देखिए ये दोनों नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है। देखिए पार्ट नंबर 9 और शेड्यूल नंबर 11, तो भाग 9 अनुसूची 11, इसने कॉन्स्टिट्यूशन में ये पंचायती राज सिस्टम का जो भी व्याख्या होता है, एक्सप्लेनेशन इसमें है। इट इज़ इंटाइटल्ड द पंचायत्स एंड कंसिस्ट्स ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल नंबर 243 टू 243O। तो ये आपको आर्टिकल्स भी इसके ध्यान रखने हैं, और इसमें टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स हैं पंचायत को डील करने के लिए, कि मतलब आप इन सभी पे कानून बना सकते हैं। अभी हमने जैसे डिस्कस किया था ना कि यूनियन लिस्ट के पास 100 सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट के पास 61 एंड ऐसे ऐसे, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं पंचायती राज सिस्टम में। और ये जो 73rd नंबर का अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था उसमें। अब देखिए अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें, जो कि आया था 74th नंबर के अमेंडमेंट एक्ट से, अभी तो हम 73rd नंबर की बात कर रहे थे, तो उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स या आइटम्स दिए गए थे। बट अगर हम 74th नंबर की बात करें तो इसमें टोटल 18 आइटम्स दिए गए हैं, किसको, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, कि आप इस पर अपना कानून वगैरह बनाएंगे, इसको आप डील करेंगे। तो ये चीज़ देख लेनी है कि 12th नंबर का शेड्यूल था, और पिछला वाला कौन सा था, 11 नंबर का शेड्यूल था, और पार्ट 9 था। तो ये देखना है आपको पार्ट 9A, और ये शेड्यूल नंबर शेड्यूल नंबर 12 और 9A। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, और 74th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था, और इसका आर्टिकल है 243P टू 243ZG, और आइटम्स इसमें कितने हैं, 18 आइटम्स। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये 73rd वाला था एंड दिस वॉज 74th नंबर वाला। ओके, हु गेव द स्लोगन डू और डाई, तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट आया था तभी। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, जो कर्क रेखा होती है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं। जैसे देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लाइनिंग है ना, देखिए जो हमारा भारत देश है ना, बिल्कुल इसको बीच यानी सेंटर से इसको कट डाउन करती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, टोटल 8 स्टेट्स हैं। नाउ देखिए अगर हम बात करें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, पहले तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता होना चाहिए, 23 डिग्री नॉर्थ होता है, 23.5। ओके, 23.5 नॉर्थ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। तो ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा, और इधर हमारा पड़ता है कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो ये है हमारा कर्क रेखा, मतलब कि जो ऊपर है नॉर्थ वाला। तो अब उधर कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाएंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको और बहामास से होके गुजरता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अफ्रीका में देखिए 7 जो कंट्रीज़ हैं, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा से, और मॉरिशियानिया,
माली, नाइजर, तो यहाँ से अफ्रीका के कंट्रीज से। उसके बाद देखिए एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया से तो आप 8 स्टेट्स जानते ही हैं। फिर बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट। द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन। तो वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार में। और कुछ और भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मुंबई में है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और चंडीगढ़ में है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको अभी रिसेंटली ही मतलब थोड़े टाइम पहले इसका नामकरण किया गया है। दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉइन्स नेम्ड जीतल एंड टांका। तो जीतल और टांका नाम के 2 सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। रजिया के फादर हैं ये, ओके, जो पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। देखिए जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं उनको टांका कहा जाता था, और कॉपर जो तांबे के कॉइन्स होते थे उनको जीतल कहा जाता था। और अगर इक्तादारी सिस्टम की बात करें तो जो सुल्तान के सोल्जर्स वगैरह हुआ करते थे, ऑफिसर्स एंड नोबल्स थे, तो उनको एक लैंड का मतलब लैंड को इस तरीके से डिवाइड किया जाता था कि वो इक्ता उनको रीनेम कर दिया गया था, और वही चीज़ इन जो सोल्जर्स और नोबल्स या ऑफिसर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। तो वही इक्तादारी सिस्टम कहलाती है। तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। अजय वॉरियर जो 2023 इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज़। तो अजय वॉरियर अभ्यास इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच में हुआ था, और ये एडिशन नंबर 7 है। अभी ऋषि सुनक इसके क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन ओरिजिन के, और लास्ट इसका हुआ था अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में इसका एडिशन। तो अभी आपको 2023 में देखने को मिला है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। हु लेड द संथाल अपराइजिंग। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था, और ये ब्रदर्स थे। देखिए कौन कौन से, सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव, ओके। और लोकेशन झारखंड था। अभी देखिए जो संथाली कम्युनिटी है उससे हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी बिलोंग करती हैं उसी से। और ये जो जमींदार्स और कॉलोनियल अथॉरिटी थी ब्रिटिश की, उनके अगेंस्ट में एक रिबेलियन था, ओके, संथाल अपराइजिंग। तो ये सिद्धू और कान्हू आपको बेसिकली नाम ध्यान रखने हैं। और ये जो प्लाव होता है ना, जो मशीन होते हैं जो एग्रीकल्चर कृषि वगैरह में यूज़ की जाती है, हल, उसी को ये रिप्रेजेंट करते थे एज अ सिंबल। कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ये ब्रह्मगिरी से उद्गम स्थल है। अब देखिए जो कृष्णा सागर डैम है और शिव समुद्रम डैम, तो ये कर्नाटका में ही है बट कावेरी रिवर पे है, ओके। तो कृष्णा सागर एंड शिव समुद्रम डैम ये दोनों ही कर्नाटका में है, कावेरी रिवर पे। मेट्टूर डैम ये तमिलनाडु में है, और ये रिवर कौन सा है, ये भी कावेरी रिवर पर ही है बट ये तमिलनाडु में है। और कृष्णा सागर एंड शिव समुद्रम कर्नाटका में है। जो कावेरी रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हरांगी, हेमवती, काबिनी, भाविनी, लक्ष्मणा, तीर्था, नोयल एंड अर्कावती। और इसका जो डिस्चार्ज होता है मतलब कहाँ ओशन से जाके मिल जाते हैं, तो बे ऑफ बंगाल में, ओके, ध्यान रखना है आपको। और ओरिजिनेशन है ब्रह्मगिरी से। एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द फ्रिजिड जोन। तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, ओके। अब इसको हम देखिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये है फ्रिजिड जोन, ये 66.5। उसके बाद ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये साउथ वाला साइड में होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये वाली लाइन जो 23.5 डिग्री है। और ये जो फ्रिजिड जोन है, इन दोनों के जो बीच का पार्ट होता है इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, मतलब कि शीतोष्ण, यहाँ पे थोड़ी ठंडी होती है, थोड़ी सी गर्मी होती है, हाफ कूल हाफ वार्म। तो ये होता है टेम्परेट जोन। और ये जो फ्रिजिड जोन है ये बिल्कुल पोलर साइड पे है, इधर अंटार्कटिका का रीजन है, और ऊपर जो नॉर्थ साइड है उसे आर्कटिक सर्कल है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये टेम्परेट जोन है, ये भी टेम्परेट जोन है, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और फ्रिजिड जोन नीचे भी है और ऊपर भी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो साउथ में कैप्रिकॉर्न आ जाएगा मतलब मकर रेखा, और नॉर्थ में आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और ये जो फ्रिजिड जोन है मतलब शीत वाला, बिल्कुल वहाँ पे आइस बर्फ जमी रहती है, टुंड्रा टैगा उधर ही पाए जाते हैं। तो ये देखिए ये होता है टेम्परेट। और ये देखिए इक्वेटर लाइन है, ओके। तो इक्वेटर लाइन पे टॉरिड जोन कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से ये जोन्स हैं। इस सबसे जो इधर नीचे रहता है मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिका में फ्रिजिड जोन, बिल्कुल वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, उसके ऊपर थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म टेम्परेट जोन, ये आपको दिख रहा होगा। उसके ऊपर जो होता है
ये होता है इक्वेटर लाइन, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ओके, ट्रॉपिकल वाला भी या टॉरिड या ट्रॉपिकल सेम है। और ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये लाइन है, साउथ एंड नॉर्थ। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और फ्रिजिड जोन इसके बीच के पार्ट को कहते हैं टेम्परेट जोन। ओके, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। व्हेन वाज हैपन बैटल ऑफ वांडीवाश, तो वांडीवाश का युद्ध हुआ था 1760 में और ये कॉम्टे डी लाली और आयरकूट के बीच में हुआ था। मतलब कि जो फ्रेंच की साइड से कॉम्टे डी लाली थे और ब्रिटिश के अंडर में आयरकूट थे, तो इनके बीच में एक डिसाइसिव बैटल हुआ था। इसको एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल भी जानते हैं सदर्न इंडिया में। और ये जो 7 वर्षीय युद्ध हो रहा था 1756 टू 63, इसको 7 ईयर्स वॉर भी कहते हैं, उस टाइम पे हो रहा था। बट आपको बेसिकली ध्यान रखना है वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था और फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। फ्रेंच साइड से कॉम्टे डी लाली और ब्रिटिश साइड से सर आयरकूट। ओके, नेक्स्ट, द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, जो 52वां संविधान संशोधन है ना, जो पॉलिटिकल डिफेक्शन लॉ मतलब प्रोविजन अगेंस्ट पॉलिटिकल डिफेक्शन लॉ है, इसके अंतर्गत ये आया हुआ था अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए जो ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी मतलब दल बदल वाली, तो इसी के थ्रू जोड़ी गई थी 52nd नंबर के। ओके, तो ये इन्फोर्स किया गया था 15 फरवरी 1985 में। तो ध्यान रख लेना है आपको कि ये चीज़ जो प्रोविज़न अगेंस्ट पॉलिटिकल डिफेक्शंस है ये 52nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में। और 10th नंबर का इससे अनुसूची जोड़ी गई थी कि कोई भी जो MLA वगैरह हैं इधर उधर या MP वगैरह हैं इधर उधर करके किसी दूसरी पार्टी में जाके पैसे वैसे खा के नहीं जा सकते, मतलब रिश्वतखोरी करके ये सारी चीज़ें। उनको कुछ एक क्राइटेरिया होगा, अगर वो उसको फुलफ़िल नहीं करते तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा उनके सांसद या मतलब MP या MLA की पोस्ट से। अभी आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी को कर दिया गया है, खैर उनका दूसरा रीज़न था, उनका दल बदल वाला नहीं था, तो उनको तो सरनेम वाले उससे किया गया है ना, उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन की गई है। अब यहाँ देखते हैं कुछ अमेंडमेंट है और रिलेटेड किससे हैं। तो फर्स्ट वाला देखिए, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था ये 9th शेड्यूल इससे जोड़ा गया था। ओके, जो 9वीं अनुसूची है, पहले ओरिजिनली तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, बट 9th नंबर का जो शेड्यूल जोड़ा गया फर्स्ट से। फिर देखिए 12th वाला था, ये 1962 में आया हुआ था। इसमें देखिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव एज यूनियन टेरिटरी, तो इसको देखिए UT बनाया गया था, ये 12th नंबर का जो अमेंडमेंट आया था उससे। 14th नंबर का आया था क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड गोवा, तो इन सभी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज का फॉर्मेशन हुआ था, जो ये 14th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब देखिए जो 31st नंबर का था, इसने जो इंक्रीज द साइज ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 525 टू 545 सीट्स, तो ये 31st नंबर का आया था। 42nd नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड ऑन किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द स्वर्ण सिंह कमिटी। ओके, 44th नंबर का भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स से राइट्स टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। ओके, अभी करंट टाइम में 300A आर्टिकल में अभी राइट टू प्रॉपर्टी है, बट 44th नंबर का ये 1978 में आया हुआ था, उस टाइम पे ये राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फ्रॉम द कैटेगराइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी ये 300A अनुच्छेद में है। देखिए 53 नंबर का था स्पेशल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न था 53rd नंबर में। 61st नंबर का हमने देखा जो वोटिंग एज है इसको रिड्यूस किया गया फ्रॉम 21 टू 18। ओके, 69th नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 69th नंबर का है यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है, इसको जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच UT इज़ द हाइएस्ट पॉपुलेटेड UT अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला है, तो ये है दिल्ली। ओके, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 69th ध्यान रखना है आपको। ओके, देखिए जो हाईएस्ट है दिल्ली है, लोएस्ट देखिए तो लक्षद्वीप है। ओके, UT की बात की जा रही है। अब अगर सिटीज़ की बात कर ले तो मुंबई है हाईएस्ट पे, और जो आबादी के मामले में मतलब कि जो पॉपुलेशन है और लोएस्ट है तो ये कपूरथला पंजाब रीजन। नेक्स्ट, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड, तो 0 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ओके,
अब देखिए, अगर आपने नाम सुने होंगे प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन या फिर इंटरनेशनल टाइमलाइन, ऑल आर सेम, ये सभी एक ही होते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइम मेरिडियन क्या है, ग्रीनविच लाइन क्या है, इंटरनेशनल टाइमलाइन क्या है, तीनों सेम होते हैं। जैसे देखिए, हमारे इंडिया में प्रयागराज नैनी मिर्ज़ापुर से होके 82.5 डिग्री होके जाती है ना, तो वही चीज़ पूरे ओवरऑल ओवरऑल ग्लोबली अगर देखा जाए तो वही है प्राइम मेरिडियन, मीन्स 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, ये है इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर लाइन है, और ये जो लाइन है ये देख पा रहे होंगे, यही है प्राइम मेरिडियन लाइन, ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो इक्वेटर लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री ये भी है, लेकिन ये लैटिट्यूड है, और जो खड़ी खड़ी लाइंस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें तो प्राइम मेरिडियन हो जाएगा, अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो इक्वेटर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए, जो प्राइम मेरिडियन है जो प्राइम मेरिडियन है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ लोकेटेड हैं, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब देखिए, जो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया देखिए आ गया, ये अफ्रीका का माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, और स्पेन तो यूरोप में आ गया, तो ये सारी, और फ्रांस भी यूरोप में आ गया। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, ये लोकेटेड हैं ऑन प्राइम मेरिडियन। ओके, प्राइम मेरिडियन क्या है, जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो खड़ी खड़ी लाइंस होती हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ी, और जो लैटिट्यूड क्या होती है, बिल्कुल ऐसे लेटी हुई लाइंस होती हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको, दोनों ही 0 डिग्रीज है, प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर लाइन। बट इक्वेटर क्या है, बिल्कुल लेटी हुई है, इस तरीके से है इक्वेटर, और लॉन्गिट्यूड मतलब कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो ग्रीनविच लाइन बिल्कुल खड़ी हुई है। तो ये डिफरेंस है। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो ये कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, और ये 1793 में इसको ब्रॉटअप मतलब वो लेकर आए हुए थे। ये एग्रीमेंट था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदार्स टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू, इस वजह से ये लेकर आए हुए थे। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो 2 फेब को इसको मनाते हैं, और थीम थी इस बार की 2023 की, तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये 2023 की थीम थी। राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर, तो देखिए, जो राइबोसोम्स होते हैं वो बेसिकली किसके स्थल होते हैं, मतलब इन पे क्या काम किया जाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है इस पर। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ये 80S, ये 2 टाइप्स हो गया, और 70S ये प्रोकैरियोटिक में होते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S एंड प्रोकैरियोटिक 70S। और देखिए, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, तो ये राइबोसोम कहलाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो 2 चीज़ें हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, हु इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉइन्स नेम्ड जीतल एंड टांका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खूब सारा अपना ख्याल रखिए।